क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 29 मार्च का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। टेलीग्राम चैनल का जो फ्री चैनल है हमारा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, उसकी क्या पीडीएफ है, क्या उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हम करवाना है, सब उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस और यूपीएससी फोकस है। कोई डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है भाई साहब, जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित मालदीव्स और इंडिया। इंडिया के जस्ट नीचे आइए श्रीलंका हो गया, और यहाँ पर जो है कई सारे जो है छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, आर्चिपेलागो, उसको मालदीव्स बोला जाता है। और ये सारे जो आइलैंड्स हैं वो एटॉल से बने हुए हैं। जो कोरल रीफ होता है, ठीक, जूजेंथले और कोरल पॉलिप्स के बीच में जो रिलेशन है उस पर जो है कोरल रीफ्स बनते हैं, तो उससे एटॉल बन जाते हैं। एटॉल क्या होता है कि जैसे ये देखिए, ये साइड व्यू है इधर वाला, और ये बर्ड आई व्यू, यानी कि ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, बर्ड जैसे दिखती है। तो साइड से अगर आप देखोगे तो ये पानी कि ये है, ये आपके एटॉल्स हैं, ठीक है, ये एटॉल्स हैं। और ये पहले मतलब ऐसे रहा होगा कोई लैंड, और धीरे धीरे जो है ये एटॉल्स जो है आपका कोरल रीफ जो है इधर बढ़ते गए, और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, ठीक है ना, सी लेवल राइज हुआ, तो धीरे धीरे ये ऊपर आ गए। अब ऊपर आने के बाद क्या हुआ, बीच में लेक दिखाई देती है, ये सब भी पानी का है और ओशियन नहीं होते हैं। और ये सब जो है ये आपके एटॉल और आइलैंड के शेप में हो जाते हैं। इतने बड़े मतलब कोरल पॉलिप जो है धीरे धीरे हो जाते हैं कि ये आपका आइलैंड मतलब जनसंख्या को भी आराम से जो है झेल लेती है। तो ये मालदीव्स है, इंडियन ओशन में है। आपका इसका कैपिटल क्या है, माले। आप लोग से ये मैंने आप लोगों को मैपिंग बताई। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर की लाइन है, वो मालदीव्स के नॉर्थ से होकर गुजरती है कि साउथ के, ठीक। अब करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, ये भी 2 दिन की विजिट पे गए हुए थे मार्च 27 को। और उन्होंने कई सारी द्विपक्षीय जो कोऑपरेशन सहयोग है उस पर समीक्षा करी। पहली चीज़ यहाँ पर देखो क्या है, ओवरऑल जो इनकी जाने का थीम मुझे न समझ में आया वो ये है कि पुलिस क्या प्रशिक्षण, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ये अद्दू सिटी है यहाँ पर मालदीव्स में, इसको इनॉग्रेट किया गया। ये सदर्न मोस्ट जो एटॉल है इस मालदीव्स का, वहाँ पर इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है, और इंडिया की के अनुदान की सहायता से बनाया गया है, ठीक। और इससे पहले जो है भारत सबसे बड़ा जो अनुदान से की सहायता कर रहा है अनुदान के जरिए, वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी। मैंने आप लोग करंट अफेयर में पढ़ाया भी है। माले जो इनकी कैपिटल सिटी है वो कंजस्टेड हो गई है, जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आसपास के जो आइलैंड है उनको कनेक्ट करके, ठीक, थोड़ी सी जनसंख्या जो है का फैलाव किया जाए ताकि जनघनत्व कम हो, उसके लिए यहाँ पे कोशिश की गई। तो इस पे भी इंडिया ने जो है मदद करी है व्यक्तिगत तरीके से, और $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का जो है वादा किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इनॉग्रेशन एक और एकेडमी का किया गया, वो है एक समझौता जो है ज्ञापन का। वो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि हैदराबाद में है। आईपीएस की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। और जो है मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज, इन दोनों के बीच में जो है समझौता ज्ञापन हुआ, वहीं ट्रेनिंग कराएंगे। डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए तो जो ट्रेनिंग एकेडमी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट जो होता है आपका, कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाएगा। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, यानी कि मादक पदार्थों की तस्करी है, साथ ही साथ जो पंथ हो रहा है, रेडिकलाइजेशन, उन सबको भी रोकने में मदद करेगा। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है भारत और मालदीव के बीच में, ये काफ़ी तय मतलब जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। डिफेंस सिक्योरिटी मतलब जरूरी है, चाइना भी है वहाँ पर, तो इंडिया भी अपना जो है पहुँच और जो है बढ़ाता जा रहा है, ठीक। तो पर्सनल ट्रैवल ओवरसीज यहाँ पे आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं पुलिस से संबंधित, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें 3 देश है, और ये किससे संबंधित है, समुद्र सुरक्षा से संबंधित है। कोलंबो है तो श्रीलंका तो हो गई होगा, ठीक, इंडिया है और मालदीव्स है, 3 देश हैं ये, और समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। एक दूसरे से जो है खुफिया जानकारी साझा करते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे हमारे जो है ये समुद्र इंडियन ओशन में, ठीक। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव
कंट्री पूछ सकता है कौन से। बाकी मैंने बैकग्राउंड आप लोग को ज्योग्राफी का यहाँ पे समझा ही दिया। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित कह सकते हो या फिर 2 से कह सकते हो आप। यहाँ पर जो है गवर्नेंस से संबंधित है, ODF, ठीक है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस। ओपन डेफिकेशन फ्री है, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले पढ़ा भी था इससे संबंधित। स्वच्छ भारत अभियान का मैंने पढ़ाया भी था कि 2.0 नया फेज चालू हो रहा है, अभी क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो ODF तो भाई साहब हमारा 2 अक्टूबर 2019 को ही हमने कर लिया था कि भाई साहब हमारा जो है सारे विलेजेस ODF हो गए, मतलब वहाँ पे टॉयलेट बन गए, ठीक है। अब क्या है, प्लस का क्या मतलब है कि वो टॉयलेट भी बन गए हैं और साथ ही साथ उसको जो है उस टॉयलेट को यूज़ भी किया जा रहा है। जो आपका सॉलिड जो है जो वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट है, उसका प्रबंधन भी किया जा रहा है और साफ दिख भी रहा है टॉयलेट। तो ये जब कंडीशन पूरी करेंगे तब हम बोलेंगे ODF प्लस, ठीक। और मैंने आप लोग को पहले बता भी रखा है ODF प्लस प्लस भी एक कैटेगरी होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, और उसके अंतर्गत आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो जाकर, मैंने बताया था। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी जो करंट अफेयर है इससे संबंधित वो ये आया है कि भाई साहब इंडिया ने 50,000 जो है ओपन डेफिकेशन प्लस विलेजेस का आंकड़ा पार कर लिया है। ODF प्लस का जो डेफिनीशन है वो यही है कि भाई साहब ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए और दृष्टि के रूप से साफ भी देखना चाहिए, ठीक। अच्छा, 50,000 विलेजेस हो गए। सबसे ज़्यादा विलेज कहाँ पर हुए हैं, किस स्टेट में हुए? तेलंगाना में हुए हैं, फिर तमिलनाडु में हुए हैं, फिर आपका मध्य प्रदेश में हुए। तो रैंकिंग याद रखना अभी जो चल रही है। और जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 है जो कि चालू हुआ था फरवरी 2020 में, उसका एम ये है कि जितने भी भारतवर्ष में विलेजेस हैं सबको ODF प्लस बनाना है, और किस जो है साल तक, 2024 तक, ठीक। तो देखो ये नोट्स मैंने आप लोग पहले बताया, एक जो है पेपर बनाओ, उसमें टारगेट ये लिखते चलो, ठीक। जैसे कि टीबी का भी कल हम लोगों ने पढ़ा था, कब तक है? 2025 तक है। यहाँ पे ODF में सारी जो है ODF प्लस हो जाने चाहिए विलेजेस, कब तक है? 2024 तक है, ठीक। आपका जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, कब तक करनी है ये आपको। तो ये क्वेश्चन अभी UPPCS ने अभी 2021 में पूछ भी लिया कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, बताइए कौन सी ईयर तक, ठीक। तो SDG गोल्स हमें करने तो कब तक, ठीक, 2030 तक। तो इस तरीके के टारगेट ईयर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो भैया हम लोग को एक, अगर हम बना ले और एग्जाम से पहले उस एक साथ धीरे धीरे उसमें जो है फिल करते जाएंगे टारगेट्स, फिर बाद में जो है रिवाइज करने में आसानी होगी। द मिशन टुवर्ड्स बिकमिंग ODF प्लस बनाने के लिए कई सारे घटक हैं इसके, ठीक, कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक, धीरे धीरे जो है नष्ट हो रहा है बायोलॉजिकली, यानी कि कुछ बैक्टीरिया, फंगस, ये सब उसको जो है घटा रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक। गोवर्धन स्कीम इसमें है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, व्हीकल स्लज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जा रही है। गोवर्धन स्कीम क्या है, कमेंट करके बताइए, ठीक। ODF प्लस क्या क्या है ये भी आप लोग को बताना है। और इस ODF विलेजेस की 3 जो है इन्होंने कैटेगरी वर्गीकरण कर रखा है, एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल। तो मॉडल सबसे ऊंची जो है इसमें रैंकिंग होगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक थे अपने, इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अगर सही लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। करंट अफेयर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 एजुकेशन संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि MBBS की सीट्स। अब देखो यूक्रेन में जब से वॉर हुआ, रशिया का, मेडिकल स्टूडेंट वैसे ही बहुत परेशान थे, बहुत करोड़ों रुपए की फीस देनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है। एक्चुअली वो है क्या कि भाई साहब जो 12th से निकलते हैं बायोलॉजिकल साइड वाले वो होते हैं 8 लाख, लेकिन सीटें जो है सिर्फ 80,000 है। ऐसा हम लोगों ने आंकड़ा पढ़ा था पीछे, वही आंकड़ा देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है। वो क्या है कि इन्होंने खैर यहाँ पे ये बताया कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि स्नातक मेडिकल सीट हैं, वो 2014 से 2000 अभी तक जो है 2000 में अभी कितना बढ़ गए हैं, मतलब क्योंकि अब सरकार अपने आंकड़े 2014 से कंपेयर करती है, क्योंकि उससे पहले तो दूसरी पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने कहा है कि अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल सीट हैं वो अब 90,000 के आसपास हो गई, 75% की बढ़त है। वहीं मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मेडिकल स्नातकोत्तर की अगर सीटें देखें तो इसमें 93% की बढ़त होते हुए आपका 31,000 हो गई। टोटल जोड़ लो कितना हुआ, 80,000 के आसपास ही, जो मैंने पहले आप लोग को बताया था। तो ये चीज़ें हैं, अभी हेल्थ मिनिस्टर जी ने लोकसभा में ये चीज़ें ज्ञात कराई, ठीक। डॉक्टर से पॉपुलेशन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ ले। एक डॉक्टर हर 834 लोगों पर जो है भारत में इस समय है।
और इसमें रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर जो है 80% हैं, और बाकी आयुष के डॉक्टर भी इसमें 5.65 लाख जो है आयुष के डॉक्टर हैं। 2.89 लाख जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं, दंत चिकित्सक हैं, और नर्सिंग पर्सनल जो है 32 लाख है करीबन। 13 लाख एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। फैक्ट हैं, आपको ये फैक्ट जो है लिखने चाहिए, मेंस में काम आएंगे। हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान समझना, ठीक। तो मतलब यह है कि जो अनुसूची 7 है, जो कि आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत आता है, ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो मान लो पूछ ले कि शेड्यूल 7 किस आर्टिकल में बोला गया, तो 246 है भैया, याद रखना। तो जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 तरीके के शेड्यूल होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। तो हेल्थ जो है आपका स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट जो है इस पर कानून बनाना और ये सारी चीज़ें जो है संघवाद के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेटिव स्फीयर में, तो यहाँ पर स्टेट में इसको दिया गया है हेल्थ से संबंधित काम, ठीक। तो ये है, तो उन्होंने जो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जो ये रिक्तियां हैं हेल्थ पर्सनल की, ये स्टेट लिस्ट में होने की वजह से जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो ये रिक्तियां जो भी हैं वैकेंसी उसको पूरा मतलब उसको भरे, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग से क्वेश्चन ये है कि क्या एजुकेशन बताइए, क्या यूनियन लिस्ट में है आपका, स्टेट लिस्ट में है कि कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक। इसके अलावा अच्छा यहाँ पर एक मतलब मेरे दिमाग में मेंस का एक क्वेश्चन जो है आया कि देखिए जो रिक्रूटमेंट कर रहा है वो तो नीट कर रहा है, नेशनल लेवल की एक संस्था कर रही है, ठीक। लेकिन रिक्तियां भरनी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो आपको कुछ यहाँ पे एक डिलेमा नहीं लग रहा है कि हेल्थ फेडरलिज्म संघवाद में अगर देखें तो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं केंद्र के कि ये जो है वैकेंसीज को भरने का काम तो भाई साहब इनका है, ठीक, स्टेट का, लेकिन जो रिक्रूटमेंट करेंगे वो हम करेंगे। तो इसके लिए ये रीज़न हो सकता है कि केंद्र ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि टेस्ट जो है उसमें कोई भी भेदभाव ना हो, और दूसरी चीज़ यह है कि एक स्टैंडर्ड्स जो है कम से कम मिनिमम होना चाहिए ताकि हेल्थ प्रोफेशनल्स अच्छे से काम कर सकें, ठीक। तो इस तरीके से आपको दोनों ही पॉइंट्स होने चाहिए, रखने चाहिए प्रोज एंड कॉन्स के। और इन्होंने फिर वहीं बताया है कि 13 लाख करीबन एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा नवंबर 2021 तक, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिए। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इससे संबंधित मैंने आप लोगों को बताया था, कमेंट करके बताइए क्या चीज़ है, ठीक। सारे आंसर किया करिए। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिया यूएई के बीच में ट्रेड पैक्ट हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, फरवरी में हो गया था, ठीक। और ये 1 मई से लागू हो जाएगा। डेट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। ये क्या है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, सेपा, इसको आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। यूएई के साथ में भारत का हो गया है, 1 मई से चालू हो जाएगा ये। इसमें क्या है कि भारत की तरफ से जो निर्यातक है, ठीक, जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो करीबन जैसे ही 1 तारीख से आएगा, लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो 6090 गुड्स जो हैं कई सारे सेक्टर, जैसे कपड़े के सेक्टर से, कृषि के सेक्टर से, सूखे मेवे, रत्न आभूषण जैसे, तो ये 6090 गुड्स तो तुरंत ही ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। मार्केट पूरे जो है यूएई में फ्री में, मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा और यूएई की मार्केट में जा सकेंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं अभी बताऊँगा, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेपा जो है ये साइन हुआ था फरवरी में, और हम लोग का जो इसमें टारगेट है, ठीक, वो क्या है कि अगले 5 सालों में जो $60 बिलियन का जो अभी ट्रेड व्यापार है हमारे यूएई और इंडिया के बीच में, उसको $100 बिलियन करना है। ये एम है अगले 5 साल में, ठीक। तो ये चीज़ें, और इसमें देखिए अब इंस्टीट्यूशन भी एक बनाने की बात कही गई। क्या इंस्टीट्यूशन है कि एक टेक्निकल काउंसिल बनाएंगे, ठीक, प्रौद्योगिकी एक परिषद बनाएंगे, किसके ऊपर, निवेश, व्यापार, प्रमोशन, संवर्धन और सुविधाजनक बनाना, यानी कि टेक्निकल काउंसिल और इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये एक इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है। अच्छा, यहाँ पर जो यूएई है वो ड्यूटी एलिमिनेशन कर रहा है, उन्मूलन कर दे रहा है 97% प्रोडक्ट पर, ठीक। और अगर इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो ये हो गए ABCD करके प्रोडक्ट हो गए, इनकी अगर कीमत देखा जाए तो 99% जो हम भारतीय जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई में, 99 वैल्यू के टर्म्स में देखें तो 99% तक जो है ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक। मान लीजिए पहले जो है 100 रुपये कोई चीज़ थी, उस पर ड्यूटी लगती है 10 रुपये, तो टोटल कितना 110 रुपये बिकता था यूएई के बाजार में, ठीक। अब कितने बिकेगा, 100 रुपये में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स भाई साहब खत्म कर दिया है,
ठीक, समझ में आ गई। अब देखो इसमें इन्होंने एक चीज़ ये बताई है जो कि आप मेंस के लिए फैक्ट इसको रख सकते हो, क्योंकि भाई प्रीलिम्स पार करके मेंस भी तो देना है ना, कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर हमने फोकस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और यूएई ने, कि भैया ये जहाँ पे श्रम ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा मिलता है, तो भाई साहब मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इनको जो है बढ़ावा दो, तो आगे एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन होगा। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस किया गया है, जिस पर कि ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है। ठीक, तो अगर मान लो पूछ ले तो आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट बाय जीएस पेपर 3 में सिलेबस में है ना आपके, तभी आप लिंक कर पाओगे जब आपने पढ़ रखा है। तो उसमें आप ये कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, तो इस तरीके की ट्रेड डील को आप लिख सकते हो, करंट अफेयर का एग्जाम्पल लिखो, भर भर के नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक, कौन कौन से सेक्टर हैं ऐसे, जेम एंड ज्वेलरी सूरत चले जाओ, टेक्सटाइल सूरत चले जाओ, ठीक, अपैरल हो गया, कपड़े हो गया, एग्रीकल्चर, फिश प्रोडक्ट हो गया, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज हैं, लेदर, फुटवेयर, ठीक, लेदर आपका जो है कानपुर में हो गया, ठीक, आसाम से हो गया, फुटवेयर हो गया, स्पोर्ट्स गुड, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज एंड मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक, तो करंटली अभी जो एक्सपोर्ट करता है, ठीक, अबाउट 26 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू द यूएई, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम विल गेट टोटल टैरिफ। ठीक है ना, तो अभी जो हमारा $60 बिलियन का व्यापार है, उसमें से भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो जो है $26 बिलियन का। तो इंडिया में इंपोर्ट कितना होता है यूएई से, $34 बिलियन। तो ठीक, तो अभी तो यूएई के ही फेवर में था, और ये आगे जाके 100 बढ़ेगा, कई सालों पे हमारा जो है टैरिफ नहीं लगेगा, तो देखते हैं भाई आगे क्या रहेगा। ठीक, 5 सालों में 100 हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो चलिए ये तो वो हो गया। अब ज्योग्राफी की, अब हमने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया, अब ज्योग्राफी भी पढ़ लें, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ एक आपने अगर करंट अफेयर लगातार करते चले गए, तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी मतलब कई सारी चीज़ें मैं इसमें एक साथ कवर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है, और 10 टॉपिक है 30 मिनट में, बीच में मार्केटिंग वो सब मेरी निकाल दो अगर आप, तो 3 मिनट से भी कम समय में आप हर टॉपिक आप पढ़ लेते हो। बताओ यार, कितने एक टॉपिक लोग 15-15 मिनट लगते हैं, वो फिर भी समझा नहीं पाते हैं। खैर, तो यहाँ पे देखिए आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड नेशन अमीरात जो है, ये अबू धाबी यहाँ पे एक सिटी है, दुबई, बताइए कौन सी इसमें कैपिटल कौन सी है। ठीक, और ये जीसीसी का मेंबर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है ना, गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान का एरिया है, ये यूएई का एरिया नहीं है, ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, यूएई में अभी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर लॉन्च हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड, अभी देखो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया गया, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। ठीक, और मार्स मिशन इन्होंने अभी भेजा है, और अपना जो है ये डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, क्यों ये एफटीए हमारे साथ कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, यूएई अब डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहा है अपनी इकोनॉमी को। क्यों, क्योंकि अभी टोटली ऑयल बेस्ड है। ठीक, और लेकिन ऑयल के रिजर्व्स उनके पास इतने नहीं जितने सऊदी और उन सबके पास में। तो धीरे धीरे क्या है कि पैसा अभी है, तो उसको और जगह निवेश आप फैलाने में अभी लगा सकते हो। ठीक, टूरिज्म से बहुत पैसा आता है, तो उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो आगे जो है सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक, और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में मैंने आप लोग बताया कि 2070 का इन्होंने बताया, अपना दिखाया कि कैसा जो है यूएई हो जाएगा। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज से संबंधित हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सरफेस से उड़ेगा, एयर में कोई मिसाइल आपकी तरफ आने वाली है, उसको वहीं पे धराशायी कर देगा। तो ये क्या हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ, इंटरसेप्टर मिसाइल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो यही इंडिया ने अभी जो है इजराइल के साथ में मिलकर मीडियम रेंज सैम, ठीक, एमआर सैम जो है मीडियम रेंज, मतलब मीडियम रेंज ऑल्टीट्यूड के टर्म्स में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाई है। इंडिया, डीआरडीओ और इजराइल के साथ में मिलकर ये बनाया जा रहा है। एमआर अभी टेस्ट हुआ भाई साहब, डीआरडीओ ने टेस्ट किया। ठीक, कहाँ से टेस्ट किया, उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से किया, व्हीलर आइलैंड, ठीक, चांदीपुर रेंज, ये सब जो है डीआरडीओ के पास में है। वहीं आपका श्रीहरिकोटा, वो जो है आपका इसरो के पास में, वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, लॉन्च व्हीकल वहाँ टेस्ट किए जाते हैं, यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है। ठीक, तो कभी आपको यहाँ पे कह दे कि भैया जो मिसाइल लॉन्च करी गई श्रीहरिकोटा से, तो गलत हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही हल्का सा आपको ट्विक करके पूछेगा, और जो है मतलब थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे, और अभी से मैं आपको जैसे बताते चल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे तो और आसानी हो जाएगी। ठीक, तो फ्लाइट टेस्ट जो है वो बढ़िया सक्सेसफुल हो गया है, डायरेक्टली जाके वो हिट हो गए, जो हवा में इन्होंने आ रहे थे मिसाइल, मतलब खुद ही छोड़े थे इन्होंने, ऐसा नहीं किसी और दुश्मन के थे, और इन्होंने फिर मिसाइल से छोड़कर जो है MRSAM को, तो उनको मार गिराया। ठीक, एक तो जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड पे था, एक लो ऑल्टीट्यूड पे था, दोनों ही बढ़िया से इन्होंने गिराए। ठीक, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में डीआरडीओ मिलकर ये जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं MRSAM, जैसे ब्रह्मोस को हम कर रहे हैं इंदिरा के साथ, ब्रह्मोस को हम लोग कर रहे हैं रशिया के साथ में। ठीक, कर चुके हैं, बहुत अच्छा।
इसमें मल्टी फंक्शनल राडार नहीं होगा तो हम कैसे समझ सकें कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी है, यानी कि किसी ट्रक वक में ले आके कहीं पे भी खड़े करके आप जो है इसको कर सकते हो यूज़, और व्हीकल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई जो करंट अफेयर। इसके अलावा हम तो क्या करते हैं, हम तो भाई साहब पूरा बैकग्राउंड, पूरा चार्ट डालते हैं, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, बैकग्राउंड, सब कुछ। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है कुछ पूरे जो है अलग अलग कंट्रीज़ में है। जैसे कि रशिया में है S-400 ट्रायम्फ, जो कि इंडिया ने भी अभी खरीदा है। इसराइल में है आयरन डोम। ठीक, थार्ड जो है साउथ कोरिया में लगा है, लेकिन ये USA ने दिया है। MR-SAM अभी हम लोग ने पढ़ा, इंडिया और इसराइल का, ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, अभी मोदी जी मन की बात जो करते हैं उसमें 87वीं मन की बात में उन्होंने पहले बोलते थे वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल जो प्रोडक्ट है उनके लिए हम लोग को बोलना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक, अब इन्होंने कहा है लोकल फॉर ग्लोबल। ठीक, तो अब जो लोकल है, पहले तो V2L हुआ, वोकल से लोकल की बात, लोकल की जब लोग जो है डोमेस्टिकली हम लोग काफ़ी अच्छा यूज़ करने लगे, तो अब लोकल को वो ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। अच्छी सोच है, बहुत प्रोग्रेसिव सोच है, तो ये चीज़ है। और इन्होंने कहा है कि मतलब अब इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, घरेलू जो उद्योग जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आमदनी होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन्होंने वोकल फॉर लोकल का यहाँ पर पिच किया है। और ये इन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी हमारा लक्ष्य था $400 बिलियन एक्सपोर्ट करने का, वो भी हमने पार कर लिया। तो ये इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो हमारी कैपेबिलिटी उसको दिखाते ही दिखाते साथ साथ हमारे देश की क्या पोटेंशियल है लोगों की, वो भी दर्शाता है, ये इन्होंने कहा है। ठीक, तो देखो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बैकग्राउंड थोड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं करंट अफेयर और उसके बैकग्राउंड में जाकर जनरल स्टडीज़ का पढ़ते हैं, ताकि कुछ भी, क्योंकि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, इकोनॉमी दो तरीके की होती है किसी कंट्री में। ठीक, एक होता है ग्रोथ लेड इकोनॉमी। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ खुद ही में ही इतने कंजम्पशन है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कि हम उन्हीं को जो है खिला पाएँ, जैसे भारत में है। ठीक, अभी तक था कि ग्रोथ लेड इकोनॉमी है, हम जैसे जैसे कंजम्पशन जो चीज़ बनाते हैं वो भारत में कंजम्पशन हो जाता है, और हम जो है फिर उससे इकोनॉमी हमारी बढ़ती रहती है। दूसरी तरीके की इकोनॉमी होती है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। अब वहाँ पे क्या है कि भाई साहब उनके यहाँ छोटे छोटे देश हैं, या फिर जनसंख्या इतनी नहीं, या फिर जनसंख्या है भी तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा है कि आप उनको उनके कंजम्पशन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, जिससे आपकी जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो जाता है। ये वाली चीज़ है। एक होता है कंजम्पशन लेड ग्रोथ और दूसरा होता है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। ठीक, तो चाइना जैसे क्या है एक्सपोर्ट करता है, उससे ग्रोथ है। एशियन कंट्रीज क्या है, ये बनाया इन्होंने इसीलिए है कि एक्सपोर्ट करते हैं, उससे इनकी ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। अब इसके जो है वो समझ लेते हैं क्या कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो जैसे भारत की कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, मतलब हम लोग खुद ही कंजम्पशन कर लेते हैं, कंज्यूमर इतने ज़्यादा हैं तो ग्रोथ हो जाती है। इसमें क्या है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई उथल पुथल भी होती है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम एक्सपोर्ट के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो गए तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मान लीजिए कोई वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मोदी जी ने काफ़ी सराहना करी है कि $400 बिलियन हमने अचीव कर लिया है, और मेड इन इंडिया दुनिया में बढ़ रहा है। पूरे देश से हमारे यहाँ से प्रोडक्ट जा रहे हैं, जैसे कि लेदर गुड्स हैं, हैलाकांडी आसाम से जा रहा है, हैंडलूम प्रोडक्ट जो है उस्मानाबाद से जा रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल बीजापुर से जा रहा है। और साथ ही मेक इन इंडिया जो ड्राइव है, इससे फार्मर्स को, आर्टिजन्स को, वीवर्स, हथकरघा, इंजीनियर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो छोटे उद्योग हैं, उद्यमी हैं, MSME, इन सबको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन को जो है क्या है, ग्लोबलाइजेशन करना चाह रहे हैं, मतलब कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको हम दुनिया में लेके जाना चाह रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन तो है ही है, लेकिन हमारी लोकलाइजेशन, तो इससे क्या है सॉफ्ट पावर भी भारत की बढ़ेगी। देखो सॉफ्ट पावर वाला क्वेश्चन अभी UPPSC ने मेंस एग्जामिनेशन में पूछा, मैंने कितनी बार आपको बताया, कितनी बार करंट अफेयर, अगर आप लगातार प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा कितनी बार मैंने यही सेम शब्द यूज़ किए हैं कि सॉफ्ट पावर भारत की जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वही क्वेश्चन में पूछा भी गया था डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मतलब वही चीज़ है कि मार्केटिंग जैसे मैं इतना भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं क्योंकि इस पर विश्वास करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास अभी 100 लोग हैं, ठीक, वहीं 100 लोग जो है आगे इसको 10 लाख करेंगे। ठीक, तो अभी मैं क्या करूँ, 10 लाख के पीछे भागता रहूँ, क्वालिटी में गिरावट आ जाए, ये नहीं करना है। ठीक, अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है स्पेस इकोनॉमी। अब यहाँ पर क्या है कि 2 संस्थान है तिरुवनंतपुरम में, केरला में,
उन्होंने स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ जो है शोध किया अभी। ठीक, उन्होंने ये 2 प्रीमियर रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से भाई साहब, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST, और इन दोनों ने मिलकर जो है स्पेस से संबंधित हमारा GDP के अगर प्रोपोर्शन में देखा जाए तो कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये सब के बारे में इन्होंने बताया, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो ये हैं दोनों इंस्टीट्यूट, लोकेशन कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखना। इंडियन स्पेस इकोनॉमी इन्होंने बताई कि करीबन $5 बिलियन की है अपना 2020-2021 के फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में। इन्होंने कहा कि जो GDP के अगर अनुपात में देखा जाए परसेंटेज कितना हम लोग जो है खर्चा कर रहे हैं, अभी हम 2020-21 में कर रहे हैं 0.19, जो कि 2011-12 के जो है परिप्रेक्ष्य में कम है। ठीक, तो गिरा है हमारा जो परसेंटेज GDP का है स्पेस इकोनॉमी के लिए, वो गिरा है। ठीक, जो अच्छा जो खर्चा हो भी रहा है स्पेस के ऊपर, उसमें सबसे ज़्यादा जो है स्पेस के एप्लीकेशंस पे खर्चा हो रहा है 73% करीबन। ठीक, उसके बाद स्पेस संचालन पे खर्चा हो रहा है, फिर आखिरी में मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम हो रही है, सिर्फ 4% ही खर्चा मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है जो स्पेस का बजट भी है हमारा, ठीक है ना, आपका जो स्पेस का बजट है GDP के अनुसार वो भी गिरा है आपका, अब सिर्फ 0.09% हो गया है। 2011-12 में ये 0.05% था। ये चीज़ें हैं, नहीं मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले जो है आपका कम ज़्यादा था 2000 और 2001 में, अभी ये जब 11-12 का देखा जाए तो ये 0.05 हो गया था, यानी कि 0.04% जो है कम हुआ था, और अभी भी कुछ ऐसा ही है 2020-21 में भी। हालांकि ये GDP का बजट के अनुसार हमने यहाँ देख लिया कि कितना हो रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें कंट्री में कंपेयर करें तो इंडिया जो स्पेंडिंग करता है अपनी GDP का स्पेस के ऊपर, वो चाइना, जर्मनी, मतलब अनुपात के हिसाब से बता रहे हैं, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान से ज़्यादा है, लेकिन US और रशिया से कम है। ठीक है ना, GDP मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा समझाया था पीछे वीडियो पे, अभी आज कमेंट करके बताइएगा, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आता है समझ में वही लिखिएगा, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए प्लीज़। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखो, जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ा है उनको रिकॉल करके लिखने की कोशिश करो। ठीक, जो मैंने वैसे आपसे पूछे हैं तो नहीं आता तो आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उनको वहीं पे कमेंट करने की कोशिश करो, जो भी आता है वो करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ करवाएगा आपसे वो। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। देखिए क्या है कि जो आपके गूगल है ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट को लाने वाला है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका जो एक लैपटॉप है उनको क्रोमबुक बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट लाने वाला है, वो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार के अंतर्गत जो है रिफ्रेश रेट क्या होता है। ठीक, तो रिफ्रेश रेट ये है कि जो अगर मान लीजिए लैपटॉप है या मोबाइल है, ठीक, तो वो मोबाइल या लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो प्रति सेकंड कितनी बार जो है रिफ्रेश होती है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रिफ्रेश होगी उतना आपको स्मूथली दिखेगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस की क्वालिटी जो है बढ़ेगी। तो ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उससे दर्शाता है, तो इसको भी हम लोग हर्ट्स के साथ मेजर करते हैं, जैसे कि 30 हर्ट्स का, 60 हर्ट्स का। ठीक, 120 वाले जो ऊपर हैं वो ज़्यादा वीडियो गेम और इन सब के लिए जो स्क्रीन है काफ़ी अच्छी मानी आती है। VRR, अब देखो ये तो हो गया स्क्रीन, ठीक है ना, ये टीवी में भी हो सकता है, लैपटॉप की स्क्रीन में भी हो सकता है, लेकिन कई सारे जैसे आपके जो है सोनी प्लेस्टेशन 5 आता है, तो ये सब लोग जो है ये आपको फ्रेम्स पर सेकंड के अनुसार जो है स्क्रीन दिखाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को मैं बता दूं, एक फ्रेम, जैसे आप लोग पिक्चर देखते हो ना कोई इमेज, तो वो एक फ्रेम होता है। अगर इसी फ्रेम को जो है 16 पिक्चर लगातार 1 सेकंड में अगर चला दी जाए, तो जो हमारी नेकेड आई होती है ना, वो ये समझ नहीं पाती है कि ये इमेज है कि वीडियो है। ठीक है ना, तो 16 के ऊपर अगर इमेज चला दी जाए फिर हर प्रति सेकंड, तो वो हमको वीडियो के रूप में नजर आने लगता है। ये सब NCERT में दे रखा है, कोई मैंने स्पेशल बुक नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ पर भी इसमें नहीं दे रखा है, ये अपनी नॉलेज है, NCERT रिवीजन करोगे तो आएगा। ठीक, हालांकि 16 है लेकिन ये लोग 24 फ्रेम्स पर सेकंड चलाते हैं। तो जब ये कई सारे गेमिंग कंसोल है ये फ्रेम पर सेकंड चलाएंगे, कोई कम चलाता है कोई तेज कर चलाता है, तो मान लीजिए जो स्क्रीन है वो उसका रिफ्रेश रेट जो है वो 90 है या फिर 120 है मान लीजिए। ठीक, अगर फ्रेम पर सेकंड कम आ रहा है तो ये जो है अपने आप को चेंज कर सके, तो कम आ रहे हैं तो 90 पे चला जाए, या ज़्यादा आ रहे हैं तो 120 पे चला जाए,
ताकि वो तेजी से रिफ्रेश करे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है अच्छा हो जाए। बहुत टेक्निकल टॉपिक है लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेम पर सेकंड हमने समझ लिया। तो ये जो है 120 होने के बावजूद भी अगर फ्रेम पर सेकंड जो अगला कंसोल है जिससे कि पिक्चर थ्रो हो रही है, दिखाने का काम तो स्क्रीन का है, तो वो अगर कम भी है या ज़्यादा भी है तो ये अडाप्ट कर ले, वेरिएबल रहे। ये चीज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है लाने की कोशिश गूगल कर रहा है, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस रिफ्रेश रेट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, और जो है आपका फ्रेम पर सेकंड आपको पहले ही समझ में आ गया है, ठीक है। ये यही है, नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले इज कैपेबल ऑफ रिफ्रेशिंग इन अ सेकेंड की बात है, ठीक। और अगर भाई साहब नहीं से अच्छे से जो है फ्रेम पर सेकंड नहीं दिखा पाता तो स्क्रीन जो है टूटनी टाइप की दिखने लगती है, वॉबलिंग इफेक्ट आता है, लैग आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित, ऑनलाइन वोटिंग फॉर NRI, यानी कि आपका कौन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। देखो नॉन रेसिडेंट किसे बोलते हैं, 6 महीने कोई भारत से बाहर रह रहा है, 6 महीने से ज़्यादा, अगर वैसे डेज में देखें तो 182 डेज बोलते हैं। तो रेसिडेंट इंडियन किसे बोल, अगर कहीं रेसिडेंट इंडियन लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि वो भारत में पिछले 6 महीने में रह रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 182 दिन के ऊपर जो है भारत में है ही नहीं तो रह रहा है। अगर नहीं रह रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा, 182 दिन या फिर 6 महीने से ज़्यादा जो है इंडिया बाहर रह रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है कि अभी 25 मार्च को यूनियन मिनिस्टर जो ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया एक क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया था कि अलाउ कर दो भैया ऑनलाइन वोटिंग NRI की, ठीक। अब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। देखो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था लॉ मिनिस्टर को नवंबर 2020 में कि पोस्टल बैलेट जो है वो NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडिया, उनको भी होना चाहिए फॉर वेरियस स्टेट असेंबली इलेक्शन जो कि 2021 में होने हैं, जो कि हो चुके हैं, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया था 2020 में, फिर कोरोना और ये सब आ गया, खैर तो ये चीज़ नहीं हो पाई। उसी पे ये जवाब दे रहे थे मिनिस्टर। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने ये कहा कि भाई साहब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में कुछ संशोधन कर दो और पोस्टल बैलेट अलाउ कर दो NRI को। NRI के पास में मान लीजिए कोई दुबई में रह रहा है, ठीक, तो दुबई में रह रहा है तो उसको यहाँ से ऑनलाइन जो है हम पोस्टल बैलेट चला जाएगा, वहाँ से वो प्रिंट आउट निकाल के अपना वोट डाल देगा, ठीक। अब दुबई में मान लीजिए केरला से कोई गया हुआ है, ठीक है ना, तो केरला से गया हुआ तो वो केरला की स्टेट असेंबली में इलेक्ट्रॉनिक निकाल के अपना जिसको भी उसको वोट देना उसको वोट डाल के और फिर वो डाक के थ्रू भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेज देगा स्कैन करके। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा था अलाउ कर दो। अब इंडिया में सिचुएशन क्या है, इंडिया में सिचुएशन ये है कि 2010 तक कोई भी इंडियन सिटीजन 6 महीने से बाहर रह रहा है यानी कि नॉन रेसिडेंट हो गया तो वो वोट नहीं डाल सकता था 2010 तक, ध्यान रखना, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो इसलिए नहीं डाल सकता था क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उसमें से उनका नाम जाता था कट, तो जब इलेक्टोरल रोल में ही नाम नहीं है तो वोट कहाँ डाल दोगे। तो इसके बाद लेकिन फिर 2010 में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1950 1951 वाले, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें बताइए किस में अमेंडमेंट किया गया होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में किया गया होगा कि 1951 में। तो उसमें ये कर दिया गया कि हाँ एलिजिबल है भाई NRI जो 6 महीने के बाद भी बाहर रह रहे हैं तो वो एलिजिबल है, लेकिन उनको आना पड़ेगा वोट डालने के लिए, ठीक है ना, आना पड़ेगा वोट डालने के लिए। और 18 साल के ऊपर हो तभी वोट डाल सकते हो, जैसे इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अभी जो प्रपोजल क्या चल रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिकली भेज दो फिर वो डाक के थ्रू वापस भेज दें अपना वोट। यहाँ पे दो अभी सिचुएशन लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये है कि उनको आना पड़ता है तब वोट डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसमें क्या है कि 2014 तक तो खाली जो है 12,000 वोटर्स थे, ओवरसीज वोटर, लेकिन ये अब लाख के आसपास हो गए हैं 2019 में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा 90% कहाँ से हैं, केरला से हैं, ठीक। तो ये सारी जो है पॉइंट्स यहाँ पर थे। इंडियन डायस्पोरा, इंडिया आपका नेशनल ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में है, उससे संबंधित भी है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। अब देखो क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन है बीच में और इधर है भैया रशिया और वेस्ट में इसके, और तो यहाँ पे USA। रशिया से तेल लेता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक। कितनी कंट्रीज है कमेंट करके बताइए, और यूरो जोन में कितनी कंट्रीज हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो अब यूरोपियन यूनियन उन्होंने इसलिए बनाया कि एक मार्केट बन जाए। भारत क्या है भाई साहब, भारत से दुनिया क्यों डरती है, भारत जो है रशिया से अभी भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मार्केट जब ज़्यादा होता है ना तो लोग जो है लोगों को डर लगता है कि भाई जो है
इससे जो है हमारा जो है काम धाम भी ठप हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन भी बड़ा मार्केट है और यूरोपियन यूनियन जो है ठंडी जगह पे है, तो ये रशिया से अपना जो है 40% तो भाई साहब गैस और 25% जो है क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस जो है रशिया के ऊपर ही रहती है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे जर्मनी हो गई, इनका तो 80% जो है पूरी जो है डिपेंडेंस रहती है रशिया के ऊपर गैस और इन सब के लिए। ठीक, एक नॉर्ड करके एक पाइपलाइन भी है जो कि जर्मनी तक जा रही थी। और अभी जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया उसके बाद भी कई सारे प्रतिबंध लगे, आपने सुना होगा, लेकिन यूएसए ने रशिया से आने वाली गैस जो है यूरोपियन यूनियन के पास उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने नहीं किया था अटैक, उससे पहले ही जो है गैस के दाम बहुत बढ़ गए थे, और अगर ये प्रतिबंध लग जाते तो गैस के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते तो यूरोपियन यूनियन जो है खुद ही फिर वो ये कहता यूएसए को, भाई साहब कि ये बंद चलो यूक्रेन जो भी रशिया कह रहा है वो मान लो, तो नहीं किया। रशिया ये चीज़ जानता था। ठीक, लेकिन अब देखो क्या है कि भाई साहब अब इसको जो है प्रतिबंध तो लगाना रशिया के ऊपर, अब लेकिन गैस भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बीच में जो है यूएसए जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, आपको मालूम है, उसने एक मौके पे चौका मारते हुए क्या किया है, डील कर ली है। यूरोपियन यूनियन जो मार्केट है उसमें एक्सेस अपने बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि 2030 तक हम तुमको 50 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर जो है गैस LNG देंगे, लिक्विड नेचुरल गैस देंगे। ठीक, लेकिन अभी जो है तुरंत 15 बिलियन दे पाएंगे। ठीक, तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे मौका पर चौका मारते हुए यूरोपियन यूनियन को गैस देने का जो है वादा कर दिया है, समझौता कर लिया है। इससे रशिया के ऊपर इनकी डिपेंडेंस होगी कम और ये इनकी दुकानें जो है चालू हो जाएंगी। ठीक, यूएसए के पास में आपको बताएं तो क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने शेल गैस में जो है महारत हासिल करते हुए सेल्फ सफिशिएंसी और एनर्जी सिक्योरिटी में पा ली, शेल गैस में। ठीक, भारत में भी शेल गैस के रिजर्व है, लेकिन थोड़ा सा जो है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चरिंग और कई सारी उसमें होती हैं चीज़ें, तो वो थोड़ा टेक्निकल है। तो यूएसए की हमें मदद लेनी पड़ेगी आगे। तो ये सारी चीज़ें अभी देखिएगा आएगा, शेल गैस जो है इंडिया जो है यूएसए से ही मदद लेगा, आप देखना आगे। ठीक है ना, 1-2 साल में, 1-2 साल या टाइम लग सकता है, लेकिन लेगा यूएसए से ही, क्योंकि उनकी महारत है, हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं इन लोगों के साथ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी। सैंक्शन हुए, लेकिन यूरोपियन यूनियन की एनर्जी इंपोर्ट जो रशिया होते हैं उसके ऊपर नहीं किए। ठीक, बाकी जर्मनी और जैसी जो कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो भैया पूरा रशिया के 80% तक नेचुरल गैस रशिया से ही लेते हैं। ठीक, तो ये तो भाई साहब हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। ये भाई साहब कौन है, मतलब ये मैडम कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। कुछ हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, यूपीपीएससी मिशन प्रयागराज नाम से यूपीएससी के भी, ये सारे आपके स्क्रीन पर हैं। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप लोग हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं, 9650347272। कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर से मुलाकात होती है सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।